नमस्ते दोस्तों। इंडिया टूर सीरीज के इस तीसरे और सबसे अवेटेड पार्ट यानी इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के कुछ बेहद खूबसूरत और आइकॉनिक जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जहां हम आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअलिटी और प्राचीन व्यापार के अनंत धाराओं को समझेंगे। वैसे अगर आप इन पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी टिप है। यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है, तो अपने साथ सूती कपड़े, अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन और पानी की बोतल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ताजमहल की अद्भुत वास्तुकला, उसके बाद हम चलेंगे वाराणसी और पवित्र गंगा के दर्शन करने, और आखिर में केरला के ऐतिहासिक स्पाइस वाटरवेज। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, ताजमहल की लाजवाब वास्तुकला। अब ताजमहल के बारे में तो हम सबने सुना है, राइट? इस शानदार सफेद संगमरमर के मकबरे को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में बनवाया था। ये उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी मृत्यु उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हो गई थी। उसी अजीम प्रेम और दुख ने इस भव्यता को जन्म दिया। लेकिन क्या आप इस निर्माण की स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए इस नंबर पर गौर करते हैं। 20,000। जी हाँ, इस मॉन्यूमेंटल मकबरे को पूरा होने में पूरे 22 साल लगे और करीब 20,000 शिल्पकारों ने दिन रात इस पर काम किया। और इसकी दीवारों पर जो जड़ावत का काम है ना, उसके लिए पूरे एशिया और मिडिल ईस्ट से कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। ट्रूली माइंड ब्लोइंग। अब यहाँ एक ऐसी डिटेल है जो सच में हैरान कर देती है। इसकी जो बाहरी मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है। उन्हें जानबूझकर बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरे। ये आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन दूरदृष्टि है। इसके अलावा यहाँ के बगीचों पर ध्यान दीजिए। इन्हें फरासी शैली में बनाया गया है, जिसे जल मार्गों के जरिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। दरअसल ये चारों हिस्से स्वर्ग को दर्शाते हैं। अब जो लोग यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी ट्रैवल टिप। ताजमहल को देखने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दरअसल ये सफेद संगमरमर दिन के अलग अलग समय में धूप के साथ एक अनोखा खेल खेलता है। अगर आपको परफेक्ट फोटोज चाहिए तो सुबह की पहली किरणों का वक्त सबसे बेस्ट है, क्योंकि तब ये हल्के गुलाबी और सुनहरे रंग का दिखता है। वहीं सूर्यास्त के वक्त ये सफेद से गुलाबी, नारंगी और अंत में हल्के बैंगनी रंग में बदल जाता है। तो अपने दिन की प्लानिंग इन्हीं 2 वक्तों के हिसाब से कीजिए। अब ताजमहल के संगमरमर से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, वाराणसी और पवित्र गंगा। भारत के आध्यात्मिक जीवन में इस जगह की अहमियत इतनी गहरी है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है, जहां गंगा नदी हजारों सालों से बह रही है। हिंदू मान्यताओं में इसका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने से इंसान पुनर्जन्म के अनंत चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो जीवन और मृत्यु दोनों को पूरी तरह से अपनाती है। वैसे एक छोटी सी सलाह, जब भी आप यहाँ के मंदिरों और पवित्र घाटों का दर्शन करें तो कोशिश कीजिए कि पारंपरिक और मर्यादित कपड़े ही पहनें, जिससे इस जगह की मर्यादा बनी रहे। 84। जी हाँ, वाराणसी में नदी तक जाने के लिए लगभग 84 सीढ़ियों के घाट बने हुए हैं, और इनमें से हर एक घाट का अपना एक अलग और विशिष्ट काम है। कोई घाट पूजा पाठ के लिए है तो कोई अंतिम संस्कार के लिए। ये घाट सिर्फ सीढ़ियां नहीं है, बल्कि ये यहाँ के स्थानीय लोगों और इस पवित्र नदी के बीच के अटूट रिश्ते की जीती जागती तस्वीर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि नदी के आसपास दैनिक रीति रिवाज किस तरह इस शहर की आत्मा को जिंदा रखते हैं। सुबह सुबह तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए आते हैं और इन पवित्र जलों में डुबकी लगाते हैं। उसके बाद दिन और रात कुछ घंटों पर चिताएं जलती रहती हैं, जहां मृतकों का दाह संस्कार होता है और राख को बहती धारा में समर्पित कर दिया जाता है। यहाँ प्राचीन परंपराएं बिल्कुल सहज तरीके से आधुनिक जीवन के साथ चलती रहती हैं। और शाम ढलते ही यहाँ का नजारा बिल्कुल जादुई हो जाता है। सूरज ढलने के बाद प्राचीन आरती का अनुष्ठान शुरू होता है। इस विशाल पूजा में तेल के दिए जलाकर देवताओं को समर्पित किए जाते हैं। सोचिए, अंधेरे में पानी की सतह पर तैरती हुई हजारों नाचती रोशनियां। ये दृश्य सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि ये ईश्वर, प्रकृति और यहाँ के लोगों के बीच के अटूट बंधन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अब अध्यात्म से आगे बढ़कर इस एक्सप्लेनर के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं।
केरला के ऐतिहासिक स्पाइस वाटरवेज यानी मसालों के जलमार्ग। गंगा के घाटों से अब हम सीधे चलते हैं भारत के दक्षिण पश्चिमी तट यानी केरला के मलाबार कोस्ट पर। ये जगह सदियों तक पूरी दुनिया में मसालों के व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करती थी। यहाँ आपस में जुड़ी हुई झीलों और नहरों का एक इतना बड़ा जाल है जो करीब 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है जिसने इस जगह के व्यापार और यहाँ के लोगों की जीवन शैली को एक नया आकार दिया है। और इस जगह को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है यहाँ का पानी। दरअसल इन नहरों में नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। इस अनोखे मिश्रण से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जो नारियल के पेड़ों और मसालों की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। और यही खेती यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका का आज भी सबसे बड़ा आधार है। और इसी खासियत की वजह से आज भी यहाँ उन्हीं बेशकीमती मसालों की खेती होती है। काली मिर्च, इलायची, लौंग, हल्दी और चाय, ये सब इन कोस्टल पोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि ताज़े स्थानीय मसालों से बने डिशेस का स्वाद ज़रूर ट्राई कीजिए। उनका स्वाद सच में अलग होता है। और हाँ, जब आप वापस लौट रहे हों तो यहाँ से असली मालाबार काली मिर्च और फ्रेश इलायची अपने दोस्तों के लिए ऑथेंटिक सुवेनियर के रूप में ज़रूर ले जाइएगा। अब बात करते हैं इन पानी के रास्तों पर सफ़र कैसे किया जाए। यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया तरीका है केट्टोवालम, यानी यहाँ की ट्रेडिशनल हाउस बोट्स। दरअसल इन हाउस बोट्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है। ये शुरू में चावल धोकर ले जाने वाले कार्गो जहाज हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये आज के यात्रियों को इन खूबसूरत और हरे भरे पानी के रास्तों की सैर कराने वाले आरामदायक बोट्स में तब्दील हो गए। यात्रा की योजना बनाते समय मेरी टिप रहेगी कि इन हाउस बोट्स की एडवांस बुकिंग जरूर कर लें, ताकि आप इस शांतिपूर्ण अनुभव का पूरा मजा ले सकें। और इस जगह का प्राचीन व्यापार से क्या कनेक्शन रहा है, ये दर्शाने के लिए एक और कमाल की चीज़ है यहाँ के 14th सेंचुरी वाले चाइनीज फिशिंग नेट्स। ये विशाल जाल आज भी समुद्र की लहरों और ज्वार भाटा के साथ उठते और गिरते हैं। ये सच में एक जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह सदियों पुराने ग्लोबल व्यापार ने आज की आधुनिक कोस्टल लाइफ और संस्कृति पर कितना गहरा असर डाला है। तो दोस्तों, अपने इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आप सबके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। ताजमहल के विशाल संगमरमर से लेकर पवित्र गंगा की धाराओं और केरल के प्राचीन मसालों के इन रास्तों तक, इनमें से कौन सा अनंत रास्ता मानव आत्मा पर सबसे गहरी छाप छोड़ता है?